दोस्तों, एक महिला काशी गंगा के किनारे जाती है घाट पर और गंगा जी में खड़े होकर हाथ जोड़कर गंगा मैया से प्रणाम करती है और कहती है कि माँ, मैं वो अभागिन महिला हूँ जो कि अपने पति के अंतिम समय में उसको देख तक नहीं सकी। उसकी जो शरीर है उसका अंतिम दाह संस्कार भी नहीं कर सकी। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। एक छोटी ही तो लड़ाई थी, छोटी ही तो बात थी, ये छोटी बात इतनी बड़ी बन जाएगी और मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी घटना घट जाएगी जो कि मेरी जिंदगी ही बदल देगी। वो यह बात कहकर रोने लगती है। तभी उसी के पीछे उसकी जवान बेटी खड़ी होती है और कहती है कि माँ, आप चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज पिताजी हम लोग के बीच में नहीं है तो क्या, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तुम ये सब बातें छोड़ो, अपने आप को कोसना दूर करो। चलो आज मैं तुमको गंगा का पूरा दर्शन कराता हूँ। इसके बाद वो लड़की एक सामने एक नाय वाला रहता है, उसी को आवाज लगाती है और कहती है कि अंकल, क्या आप मुझे हम लोगों को गंगा का दर्शन कराएंगे। दरअसल वो आदमी का उम्र ज्यादा रहता है। इसके बाद जब वो आदमी और वो लड़की की नजरें दोनों को एक नजरें मिलती है तो लड़की उसको एकटक देखती ही रह जाती है, घूरने लगती है और वो आदमी भी लड़की को देखकर घूरने लगता है। इसके बाद जब महिला की नजर उस पे पड़ती है तो वो भी महिला भी उसको देखकर घूरने लगती है और गंगा मैया की तरफ प्रणाम करती है और कहती है कि माँ, मुझे पता था कि आप अपनी बेटी को कभी उदास नहीं देख सकती, उसकी हर एक दुख दर्द को पूरा करेंगी और ये चमत्कार आपने किया। तो दोस्तों, उन दोनों माँ बेटी के बीच में एक कैसा चमत्कार हुआ, मैं ऐसे चमत्कार का तो नाम नहीं दूंगी, लेकिन आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो कि कुछ देर पहले उसकी माँ रो रही थी। इसके बाद वो ऐसा किस तरह का चमत्कार होता है कि दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, जो दोनों के चेहरे होते हैं खिल उठते हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना का, ये कहानी कहूँ या घटना कहूँ, इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये घटना क्या है? ये घटना एक ऐसी है जिसमें कुछ अनसुलझी गुत्थियां हैं जिसको सुलझाया गया है और इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो मैं घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का ही एक गांव है। उस गांव में एक शिल्पा और राजेश नाम का पति पत्नी रहते थे। दोनों के एक बेटी थी जिसकी उम्र 18 साल के आसपास थी। उसकी बेटी का नाम रूही होता है। बेटी पढ़ने लिखने में बड़ी ही होशियार थी। वो अपने ही इलाके में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनके परिवार में इतनी गरीबी थी कि वो घर का खर्चा चलाएं या घर की बेटी को पढ़ाएं। उसकी आवश्यकता जो बढ़ती चली जा रही थी, घर में पैसे कम थे, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी में अक्सर पैसे की ही लड़ाइयाँ होती रहती थी। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। एक दिन दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो जाती है। जब पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो उसका जो पति होता है राकेश, कहता है कि मैं घर ही छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन वो घर छोड़कर निकलता है। उसकी जो बेटी होती है रूही उसको रोकने लगती है, कहती है कि पापा, आप इस तरह से घर छोड़कर मत जाइए। लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही हूँ। दरअसल उसके माँ बाप उसके दूसरे शहर में रहते थे, यानी कि जो उसका बड़ा भाई था दूसरे शहर में रहता था, उसी के घर में उसके माँ बाप भी रहते थे। इसके बाद रमेश एक गायनेश्वरी नाम की गाड़ी का टिकट बुक कराता है और उस पर सवार होकर निकल जाता है। जब कुछ दूर आगे निकलता है तो उसे एहसास होता है कि जिस ट्रेन में वो बैठा है, ट्रेन के 5 जो डब्बे हैं उतर चुके हैं। और जब 5 डब्बे उतर जाते हैं तो उसी के सामने से एक मालगाड़ी आती है और मालगाड़ी आने के बाद दोनों में टक्कर होती है, जो कि एक बहुत भयंकर हादसा हो जाता है। हादसा इतना ज्यादा होता है जिससे कि लोगों की चीखें पुकार मचने लगती है। जो आसपास के लोग हैं जब सुनते हैं तो उनका भी दिल दहल उठता है। चारों ओर सभी लोग जो उसमें सवार रहते हैं, किसी की मौत हो जाती है तो कोई उसमें घायल हो जाता है। ऐसे बहुत सी लगभग 150 से 170 लोगों की ऐसे ही मौत हो जाती है। इधर जो शिल्पा है और उसकी जो बेटी है रूही टीवी देख रही होती है। उसको पता होता है कि उसके पिताजी किस गाड़ी पे, किस ट्रेन में सवार होकर गए हैं। जब ये समाचार देखते हैं वो लोग भी समझ जाते हैं
और अपने पिता की चिंता करने लगते हैं और माँ बेटी दोनों बातें करने लगती है। उन दोनों के बीच बेचैनी हो जाती है, वो बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है और जहाँ पर घटना स्थल हुआ होता है वहां पर जाती है। वहां पर जाते हैं तो शिल्पा अपने पति राकेश की लाशें ढूंढने लगती है। किसी की माँ मरी होती है, किसी का बेटा मरा होता है, किसी का पिता मरा होता है, बहुत सारे लोगों की हत्या हो चुकी होती है। सबके सब परेशान होते हैं, लेकिन शिल्पा अपने पति को खोजती है, लेकिन कहीं पर भी उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। शिल्पा हताश हो जाती है, परेशान हो जाती है, अपनी जवान बेटी को लेकर दर दर की ठोकरें खाती है, लेकिन उसका पति कहीं पर भी उसको नहीं मिलता है। वो वैसे ही प्लेटफॉर्म पर लगभग 2 दिन तक रहती है, अपने पति का इंतजार करती है। नहीं उसकी डेड बॉडी मिलती है, नहीं कहीं पर भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस से बात करती है, जो प्रशासन के लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद यह समाचार मिलता है कि जिस लोग के घर वाले जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको 12-12 लाख का मुआवजा मिलेगा। इधर शिल्पा भी सोचती है कि पति तो चला गया, मुझे भी कुछ हेल्प मिल सके, लेकिन नहीं उसकी पति की कोई डेड बॉडी मिलती नहीं है, जिसकी वजह से उसको भी मुआवजा नहीं मिलती है। और प्रशासन से बात करती है तो उन लोग का कहना होता है कि तुम्हारे पति का नहीं डेड बॉडी मिलती है, नहीं कुछ अता पता है, तो हम लोग कैसे मुआवजा दे सकते हैं। इससे उसको भी कुछ हेल्प नहीं मिलता है। लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है तो अपनी जवान बेटी को लेकर वो थक हार जाती है। उसका ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं होता है कि जो उसकी हेल्प करे। इसके बाद उसका सब्र का बाँध टूट जाता है और वो अपने घर चली आती है। घर आने के बाद दोनों माँ बेटी रोती चुप हो जाती, कभी रोते रोते सो जाती। ऐसे ही वक्त बीत रहा था, दिन महीने में बीत जाते हैं, महीने साल में बीत जाते हैं। और ये जो घटना है लगभग 2010 की है। जब साल में बीत जाते हैं तो धीरे धीरे सब नॉर्मल से हो जाते हैं। बेटी कहती है कि उसकी जो माँ होती है कहती है कि मैं तुम्हारे किसी तरह से शादी कर दूंगी, लेकिन रूही शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। कहती है कि माँ मुझे किसी तरह से तुम पढ़ा लिखा दो, मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि शादी करने के लिए तो पैसे नहीं है, और तुम मुझे अच्छी तरह से पढ़ा लिखा दो। मुझ कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, जो कि हम लोग की जिंदगी में जो दुख है वो सुख में बदल जाए, कभी तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। ऐसे ही रूही की जो माँ होती है रश्मि अपनी बेटी को किसी तरह किसी से पैसे मांगकर, ट्रेन में जाके पैसे मांगकर उसको पढ़ाती है, और उसको पढ़ाने के बाद वो ग्रेजुएशन पास करती है और एक ऐसी पढ़ाई पर फोकस करती है जो कि दरोगा बन जाती है। जब दरोगा बन जाती है तो रश्मि यानी कि रूही का माँ का खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो अपनी मम्मी के पास आती है, अपनी मम्मी का पैर छूती है। रूही की माँ रश्मि अपनी बेटी को हर जगह पर चूमती है और रोती जाती है और कहती जाती है कि तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, आज तुम्हारे पिताजी होते तो कितने खुश होते। ये बात कर वो रोती जा रही थी। इस पर रूही कहती कि माँ तुम रो क्यों रही हो, अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए, अब मैं बेहतर तरीके से तुम्हारा ख्याल रख सकूंगी। पहले तो रखती थी, लेकिन अब हमारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, हम दोनों अच्छे होंगे। पिताजी नहीं हो तो क्या हुआ, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरी पिता हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। इस पर रूही की माँ कहती है कि अब मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, लेकिन रूही शादी के लिए तैयार नहीं होती है। कहती है कि मेरी शादी नहीं होगी, मेरी जब शादी हो जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा, तुम कहाँ पर जाओगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस पर रश्मि कहती है कि बेटी तुम कितनी बड़ी हो गई हो। रूही कहती है कि मैं सचमुच बड़ी हो गई हूँ, मैं तो एक दरोगा बन गई हूँ। जब कुछ दिन का समय बीतता है तो रश्मि अपनी बेटी से कहती है कि बेटी मैं काशी में जाना चाहता हूँ और गंगा जी के पास जाकर, गंगा जी में जाकर अपने जो किए हुए, जिस वजह से मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, मैं उस दिन लड़ाई नहीं करती तो शायद मेरा पति नहीं जाते। मैं तुम्हारे पिताजी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, अपने जो मैंने कुछ गलत काम किए हैं उसको क्षमा चाहते हूँ, उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। जब रूही ये बात सुनती है तो कहती है कि इतनी ही सी बात है। वो अपनी माँ को लेकर काशी में आ जाती है, और जब काशी में आती है तो काशी के गंगा घाट पर उसकी माँ जब गंगा जी में जाती है तो सुबह सुबह कर रोने लगती है और गंगा मैया से हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है कि मेरी ऐसी क्या गलती थी, मैं तो वो ऐसी अभागिन औरत हूँ जो कि अंतिम समय में अपने पति का दर्शन भी नहीं कर पाई, उसका दाह संस्कार भी नहीं कर पाई। मुझे ऐसी क्या गलती हो गई थी, छोटी ही सी तो बात थी, छोटी बात इतनी बड़ी बन जाएगी। अगर मैं उस दिन लड़ाई नहीं करती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। पीछे से उसकी जो बेटी होती है रूही, जो कि दरोगा होती है, अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि माँ तुम चिंता मत करो और ये सभी चीज़ें का जिम्मेदार तुम अपने ऊपर नहीं लो। पिताजी नहीं हो तो क्या, उसका आशीर्वाद हम लोग के साथ है और जो होना था हो ही गया। अगर आप लड़ाई नहीं करती
तो भी जिस समय पर पिताजी को जाना होता वो चले ही जाते हम लोग को छोड़कर। ऐसे सब माँ बेटी बातें करती हैं, बेटी भी भावुक हो जाती है, माँ भी भावुक हो जाती हैं। इसके बाद रूही कहती है कि मैं आपको गंगा जी का दर्शन कराती हूँ। फिर एक नाव वाले को अपने पास बुलाती है और कहती है कि अंकल क्या आप हम लोग का दर्शन करा देंगे। वो नाव वाला जब पास आता है तो उस लड़की को देखकर घूरने लगता है और लड़की रूही उसको देखकर घूरने लगती है, उसको पहचानने की कोशिश करने लगती है। इधर जो रश्मि होती है वो भी राकेश को अपने उस आदमी को देखती है, उसको भी देखकर दंग रह जाती है और कहती है कि आप राकेश है ना। इस पर वो आदमी कहते हैं कि नहीं मैं राकेश नहीं हूँ, तुम इस तरह से मुझे राकेश कैसे कह सकती हो। इस पर रूही उस आदमी के पास जाती है, कहती है कि आप मेरे पिताजी राकेश ही हैं, क्योंकि मेरी एक दरोगा की नजरें धोखा नहीं खा सकती। जब राकेश सुनता है कि उसकी जो बेटी है दरोगा हो चुकी है, क्योंकि वो राकेश ही होता है, रश्मि का पति ही होता है, जो कि 10 साल पहले खो चुका होता है। जब सुनता है तो कहता है कि क्या बेटी तुम दरोगा बन गई। जब यह बात कहता है तो रूही कहती है कि देखो माँ ये मेरे पिताजी हैं, क्योंकि एक पिता ही अपनी बेटी की इतनी ऊंचाई पर इसकी इतनी उन्नति को देखकर खुश हो सकते हैं। इसके बाद रश्मि होती है अपने पति के छाती पर गुस्सा से मारने लगती है और कहती है कि तुम कैसे पति हो, अपने परिवार को इस हालत में छोड़कर तुम यहाँ पर एक अच्छे ढंग से रह रहे हो, अच्छे तरीके से रह रहे हो, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है। हम लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी कि तुमने हमको इतनी बड़ी सजा दी। और कहने लगती है कि आपका तो ट्रेन में मौत हो चुकी थी लेकिन आप जिंदा हैं, तो ऐसी क्या गलती हुई कि आप हम लोगों के पास नहीं गए और यहाँ पर रह रहे हैं। इस पर राकेश कहता है कि मेरी मौत नहीं हुई, दरअसल हादसा तो हुआ था लेकिन मैं उसी ट्रेन से छटक कर कहीं दूर जा गिरा। मुझे ज़्यादा कुछ चोटें नहीं आई थी, हल्की फुल्की चोटें आई थी। गुस्सा तो मैं उस समय भी था, लेकिन मैं अस्पताल में गया और अपना इलाज कराया। और जब इलाज कराया तो वहाँ पर एक टीवी चल रही थी, उसमें मैंने देखा कि मरने वाले के घर पे 12-12 लाख सरकार रुपए दे रही है। मैंने सोचा कि मैं अपने आप को मृत ही घोषित कर दूं, क्योंकि मैं जिंदा रहूंगा तो मेरे परिवार को 12 लाख रुपए नहीं मिलेंगे और हम लोग के घर में पैसे नहीं थे और इसी पैसे की वजह से अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। इसलिए मैंने अपने आप को मरा हुआ लोगों के सामने रखा और जिस वजह से मैं अपने घर नहीं आया और यह नाव चलाने का काम करने लगा और नाव चलाकर मैंने बहुत सारे पैसे बटोर रखे थे। मैंने सोचा था कि किसी दिन रात को तुम लोग के पास जाऊंगा और ये पैसे रख कर आऊंगा। जब पूरी कहानी राकेश अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बताता है तो दोनों भी भावुक हो जाती है और राकेश ये भी कहता है कि उस पैसे से आज मेरी बेटी दरोगा बन गई है। इस पर रश्मि कहती है कि जब पढ़ा लिखा नहीं है तो इतनी बात भी पता नहीं है कि किसी इंसान की अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो पुलिस उसको मुआवजा भी नहीं देती है। रश्मि अपने पति राकेश से कहती है कि ना ही आपका डेड बॉडी मिला और ना ही आपका टिकट मिला। दरअसल आप टिकट तो करवाए थे, रजिस्टर में बुक था, लेकिन टिकट भी नहीं मिला और ना ही डेड बॉडी मिली, तो सरकार मुआवजा कहाँ से देगी। मैंने अपनी बेटी को अपने दम पर पढ़ाया है, लोगों से पैसे मांगकर पढ़ाया है, ट्रेन में अपनी बेटी के लिए ट्रेन में पैसे भी मांगे हैं, इस कदर से उसको काबिल बनाया है। जब ये बातें राकेश सुनता है तो वो भावुक हो जाता है, रोने लगता है, कहता है कि हमको माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को इतनी दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इस हाल में होगे। साथ में रश्मि ये भी बताती है कि आपके ना रहने से हम लोग कितने परेशान हो गए थे, हम लोग ने कितने आपके लिए रोए हैं, कितने हम लोग दुखी थे, लेकिन आपको क्या पता। इस पर तीनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं, भावुक हो जाते हैं, पूरी अपनी अपनी कहानी कहते हैं, रोने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों रूही अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी अब आप हम लोगों के साथ रहेंगे, गांव चलिए। इस पर राकेश कहता है कि बेटी मैं गांव तो जाऊंगा लेकिन कुछ ही दिनों के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे गंगा मैया से बेहद ही लगाव हो गया है। मैं गंगा मैया को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, गंगा मैया की मैं हमेशा पूजा करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ ही दिन रहूंगा। इसके बाद वो अपने गांव जाता है, अपने परिवार के साथ रहता है। कुछ दिनों के बाद राकेश अपनी बेटी रूही की शादी एक अच्छे घर में कर देता है, जो कि दरोगा की पद पर नियुक्त रहती है। इसके बाद वो अपनी पत्नी रश्मि को लेकर जहां पर रह रहा था वहां काशी में आ जाता है, वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, नाव चलाने लगता है और उसी से अपना गुजार बसर कर लेता था। नाव में इतनी आमदनी भी हो जाती थी कि दोनों पति पत्नी आराम से अपनी पूरी आवश्यकता पूरी कर लेते थे और खा पी लेते थे। उधर जो उनकी बेटी होती है, जो दरोगा होती है रूही, अक्सर अपने माता पिता का ख्याल रखती थी, उनसे बात करती थी।
ऐसे ही कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, सुख दुख तो आते ही रहते हैं। अगर जिंदगी में अंधेरा है तो खुशियाँ जरूर आएगी, उजाला जरूर आएगा। उजाला का इंतजार करना बेहद जरूरी है। हमारे जिंदगी में कुछ दिन बुरे हैं तो कुछ खास दिन जरूर आएंगे, लेकिन कुछ समय पर आएंगे, अच्छे समय पर आएंगे। इसलिए हार नहीं मानना चाहिए, अपनी जिंदगी में परेशान नहीं होना चाहिए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।